हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधर्मों के बारे में सीखेंगे। आइए एक मजेदार चित्र देखते हैं। क्या आप इसे पहचानते हैं? जी हाँ, यह सांप सीढ़ी के खेल का बोर्ड है। इसमें 10 वर्गों की 10 कतारें होती हैं। इस प्रकार इसमें कुल 100 छोटे छोटे वर्ग होते हैं। अब आप इस शतरंज के बोर्ड को देखिए। इसमें काले और सफेद रंगों के कुल कितने वर्ग हैं? बिल्कुल सही, इसमें 8 वर्गों की 8 कतारें हैं। इसलिए इसमें काले और सफेद रंगों के कुल 64 वर्ग हैं। क्या आप दोनों संख्याओं में कुछ समानताएं देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हम दोनों संख्याओं को किसी संख्या के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी सभी प्राकृत संख्याएं जिनको हम किसी प्राकृत संख्या की घात 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे इन संख्याओं को देखिए। यहाँ संख्या 1, 4, 9 तथा 16 वर्ग संख्याएं हैं। आइए अब हम 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों को देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर अपनी कॉपी पर सारे वर्ग लिख सकते हैं। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर आपको ऐसी वर्ग संख्याओं की सारणी मिली होगी। ध्यान दीजिए कि इन वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान का अंक क्या है? जी हाँ, सभी वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पर केवल 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 में से कोई एक संख्या ही आ रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए मान्य है? तो हाँ, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए मान्य है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर आगे की पूर्ण वर्ग संख्याओं की भी जांच कर सकते हैं। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से समाप्त होने वाली हर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी? आगे कुछ ऐसी संख्याओं की जांच करते हैं। इन संख्याओं पर जरा ध्यान दीजिए। इनके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 तथा 9 में से कोई एक संख्या जरूर है, लेकिन ये वर्ग संख्याएं नहीं हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारी संख्याएं जिनके अंत में ये संख्याएं आती हैं, वो जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। चलिए अब कुछ और रोचक संख्याओं के बारे में जानते हैं। आपने इस 1 से 20 तक के वर्गों की सारणी में देखा होगा कि वर्गों के इकाई के स्थान पर संख्याएं 2, 3, 7 तथा 8 एक बार भी नहीं आई हैं। क्या आप कोई ऐसी वर्ग संख्या ढूंढ सकते हैं जिसके इकाई में इनमें से कोई एक संख्या आती हो? आप नहीं ढूंढ पाए होंगे, क्योंकि ऐसी कोई वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसलिए जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 तथा 8 आता है, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। क्या आपने 10 और 20 के वर्गों पर ध्यान दिया? यहाँ वर्गों में शून्यों की संख्या मूल संख्या में शून्यों की संख्या की 2 गुनी है। जैसे इन संख्याओं को देखिए। इसका मतलब वर्गों के अंत में शून्य की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कि इनकी संख्या हमेशा सम संख्या ही होगी। यहाँ आप अगर वर्ग संख्याओं की सारणी को ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याएं हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के बारे में तथा विभिन्न संख्याओं को देखकर उनके वर्ग संख्या होने का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम वर्ग संख्याओं से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा उनके गुणधर्मों के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। इन संख्याओं के वर्गों में शून्यों की संख्या कितनी होंगी? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। क्या आपको शून्यों की संख्या ढूंढने में परेशानी हो रही है? चलिए हम मिलकर ढूंढते हैं।
संख्या 50 में 1 शून्य है और संख्या 100 में 2 शून्य है। वर्गों के अंत में शून्य की संख्या 2 गुनी होगी, यानी कि इनकी संख्या हमेशा सम संख्या ही होगी। इसलिए 50 के वर्ग में 2 शून्य होंगे और 100 के वर्ग में 4 शून्य होंगे। है ना आसान? अब अगर मैं कहूँ कि आपको निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण वर्ग संख्याएं ढूंढनी है, तो आप कैसे ढूंढोगे? आप यहाँ वीडियो रोककर उत्तर सोच सकते हैं। चलिए साथ मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 है। हम जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इन संख्याओं में से कोई एक संख्या हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं हो सकती। इसलिए संख्याएं 53, 62 और 67 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती हैं। अब हमारे पास बच गए हैं 50, 51 और 64। क्या आप बची हुई संख्याओं में से किसी और संख्या को भी वर्ग संख्याओं के गुणधर्म के आधार पर पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 50 में केवल 1 ही शून्य है, इसलिए यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए अब इन 2 बची हुई संख्याओं की जांच करते हैं। दोनों संख्याओं को हम गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ 64 को किसी संख्या के घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, अतः 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह प्रश्न आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधर्मों से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधर्मों से जुड़े उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। आइए दिए गए कथन को सही या गलत कथन के रूप में चयन करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस कथन को सही मान रहे हैं, तो आप यह सोच रहे होंगे कि इस संख्या के अंत में 4 है, तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन यह सही नहीं है। चलिए इस संख्या का गुणनखंडन करते हैं। गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि संख्या 54 को हम पूर्ण संख्या से किसी संख्या के घात 2 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। आइए अब अगले कथन को देखते हैं। संख्या 1987 के वर्ग के इकाई के स्थान पर 4 आएगा, सही या गलत? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। कभी कभी कई लोग वर्ग के स्थान पर उस संख्या को 2 से गुना कर देते हैं। अगर आप इस संख्या को भी 2 से गुना कर देंगे, तो आपको गुणनफल संख्या के इकाई के स्थान पर 4 मिलेगी, जो कि गलत है। आइए इसका सही हल देखते हैं। दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 7 है और हम जानते हैं कि संख्या 7 के वर्ग के इकाई के स्थान पर संख्या 9 आती है। इसका मतलब संख्या 1987 के वर्ग के इकाई के स्थान पर भी संख्या 9 आएगी, इसलिए यह कथन गलत है। आइए अब इस कथन की जांच करते हैं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस कथन को असत्य मान रहे हैं, तो आप यह सोच रहे होंगे कि 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और इस संख्या के अंत में शून्य भी है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन यह गलत है। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। इस संख्या में शून्यों की संख्या 3 है, जो कि एक सम संख्या नहीं है,
इसलिए यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह कथन असत्य नहीं बल्कि सत्य है। अब आप इस कथन को देखिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस कथन को सत्य मान रहे हैं तो आप यह सोच रहे होंगे कि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन यह गलत है। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। चलिए दी गई संख्या को गुणनखंड के रूप में देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि इस दी गई संख्या को पूरी तरह से किसी संख्या के घात 2 के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह कथन एक असत्य कथन है। इस वीडियो में आज हमने वर्ग संख्याएं तथा इनके गुणधर्म से संबंधित गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में सीखा। आशा करते हैं कि आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पैटर्न गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम बहुत से प्रश्नों के हल संख्याओं के पैटर्न की मदद से कर सकते हैं। आपको संख्या 9 का पहाड़े का पैटर्न तो याद ही होगा। आप पढ़ चुके हैं कि जब संख्याओं के किसी क्रम में कुछ संख्याएं या संख्याओं के समूह एक अंतराल के बाद बार बार आते हैं या फिर किसी सूत्र के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो इसे पैटर्न कहते हैं। गणित में जो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं यानी कि संख्याओं की गिनती, वह भी एक प्रकार का पैटर्न ही है। आपको याद है ना, आपने पिछली वीडियो में वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। वर्ग संख्याएं भी कई रोचक पैटर्न बनाती हैं। आइए हम इनके कुछ पैटर्न को देखते हैं। इन संख्याओं को देखिए। क्या आपको इन संख्याओं के क्रम में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, ये संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हैं। पहली और दूसरी संख्या का अंतर 2 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर है 3। तीसरी और चौथी संख्या का अंतर 4 है। ये खास संख्याएं हैं। इन्हें त्रिकोणीय संख्याएं कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इनके बिंदु पैटर्न को किसी त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या आप इनमें कोई और पैटर्न देख पा रहे हैं? चलिए हम इन क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। 1 और 3 को जोड़ने पर हमें 4 मिलता है, जो कि संख्या 2 का वर्ग है। 3 और 6 को जोड़ने पर हमें 9 मिलता है, जो कि संख्या 3 का वर्ग है। हम देखते हैं कि इस क्रम की क्रमागत संख्याएं जुड़कर एक वर्गाकार पैटर्न बनाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने से वर्ग संख्याएं मिलती हैं। चलिए वर्ग संख्याओं के कुछ और पैटर्न देखते हैं। आइए देखते हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं आती हैं। 5 और 6 के वर्ग के बीच में 10 संख्याएं हैं। 6 और 7 के वर्ग के बीच में 12 संख्याएं हैं। 7 और 8 के वर्ग के बीच में 14 संख्याएं हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में छोटी संख्या की दोगुनी संख्याएं होती हैं, जैसे कि 6 और 7 के वर्ग के बीच में 12 संख्याएं तथा 7 और 8 के वर्ग के बीच में 14 संख्याएं हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या n तथा n+1 के वर्गों के बीच कुल 2n संख्याएं होती हैं, जो कि वर्ग संख्या नहीं होती। देखा है ना मजेदार? अब आप इन क्रमागत विषम संख्याओं के योग को देखिए। क्या इनमें आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? सही पहचाना। 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। यह वर्ग संख्या उन विषम संख्याओं की संख्या के वर्ग के बराबर है। जैसे पहली 3 विषम संख्याओं का योग 3 घात 2 और पहली 8 विषम संख्याओं का योग 8 घात 2 के बराबर होगा।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वर्ग संख्याओं को संख्या 1 से शुरू होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब इन संख्याओं के वर्गों को भी देखिए, ये बड़े ही मजेदार पैटर्न बनाते हैं। क्या आप इन संख्याओं के पैटर्न को पहचान पाए? आप यहाँ वीडियो रोक कर सोच सकते हैं। जी हाँ, इन वर्ग संख्याओं में हम यह देख पाते हैं कि मूल संख्या में संख्या 3 जितनी बार आती है उतनी ही बार संख्या 5 वर्ग संख्या में आता है। वर्ग संख्या में संख्या 1 संख्या 3 से एक बार ज्यादा आता है। हम इस पैटर्न की सहायता से इस क्रम की आगे की संख्याओं के वर्गों को बिना हल किए ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सी संख्याओं के क्रम हैं जिनके वर्ग बड़े ही दिलचस्प पैटर्न बनाते हैं। अब आप इन वर्गों को देखिए और इनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न को देखा। अगले वीडियो में हम इन पैटर्न का उपयोग कर प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न के बारे में जाना। इस वीडियो में हम उन पैटर्न से जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। अगर मैं पूछूं कि दो क्रमागत संख्याओं 11 तथा 12 के वर्गों के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो आप कैसे हल करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न का हल सामान्य तरीके से यानी पहले संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर फिर उनके बीच की संख्याओं को गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यहाँ दी गई संख्याओं 11 तथा 12 के वर्गों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि संख्या n तथा n-1 के वर्गों के बीच कुल 2n ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि वर्ग संख्या नहीं होती। इसीलिए 11 तथा 12 के वर्गों के बीच 22 संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। अब अगर मैं कहूं कि आपको निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। इस प्रश्न को भी अगर हम सामान्य तरीके से योग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम इसे वर्ग संख्या के पैटर्न की सहायता से हल करें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए मिलकर देखते हैं। अगर हम संख्याओं के इस क्रम को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यह पहली 15 विषम संख्याओं का क्रम है। हम जानते हैं कि पहली n क्रमागत विषम संख्याओं का योग n की घात 2 होता है। इस प्रकार इस क्रम का योग 15 घात 2 यानी 225 होगा। देखा हमने कैसे बड़े बड़े प्रश्नों का हल वर्ग संख्याओं के पैटर्न की सहायता से आसानी से कर लिया। यहीं अगर मैं कहूँ कि संख्या 81 एक वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप कैसे जांच करेंगे? जी हाँ, हम हर वर्ग संख्या को 1 से शुरू करते हुए क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम संख्या 81 में से क्रमागत विषम संख्याओं को उनके क्रम में घटाएंगे। अगर अंत में 0 मिलेगा तो यह संख्या वर्ग संख्या होगी, नहीं तो यह संख्या वर्ग संख्या नहीं होगी। आइए मिलकर जांच करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर हमें अंत में 0 मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 81 एक वर्ग संख्या है। अब ये बताइए कि इस त्रिकोणीय संख्याओं के क्रम की अगली संख्या क्या होगी? सोचिए। आइए इस प्रश्न को मिलकर हल करते हैं। हम जानते हैं कि क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ने से हमें एक वर्ग संख्या मिलती है। आइए इनको जोड़कर देखते हैं। आप इस क्रम के वर्ग संख्याओं को ध्यान से देखिए। ये क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। इस क्रम की अगली वर्ग संख्या 36 होगी। इसका मतलब संख्या 15 और अगली त्रिकोणीय संख्या का योग भी 36 होना चाहिए। इस प्रकार हमें अगली त्रिकोणीय संख्या 21 प्राप्त होगी।
अतः अगली त्रिकोणीय संख्या 21 है। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न की सहायता से प्रश्नों का हल करना सीखा। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के कुछ पैटर्न की सहायता से प्रश्नों को हल करना सीखा। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। आइए दिए गए कथनों का सही और गलत कथन के रूप में चयन करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन संख्याओं का योग 81 है, तो मैं सही हूँ या गलत, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप इस कथन को सही मान रहे हैं, तो आपने पैटर्न 3 का उपयोग किया होगा। इसके लिए आपने विषम संख्याओं को गिना होगा, जो कि कुल 9 है। उसके बाद आपने संख्या 9 का वर्ग कर दिया होगा, जिससे आपको संख्या 81 मिली होगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह संख्याओं का क्रम प्रथम 9 विषम संख्याओं का नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या 17 नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। अगर यहाँ संख्या 19 के स्थान पर संख्या 17 होती तो यह कथन सही होता। कभी कभी बच्चे पैटर्न के अनुसार कई संख्याओं का वर्ग ज्ञात करते समय यह सोचते हैं कि यह दूसरी संख्याओं के वर्गों के पैटर्न के समान ही होगी। जैसे इस क्रम की संख्याओं के वर्गों के पैटर्न को देखिए। बच्चे इस क्रम के अनुसार दूसरे क्रम की संख्याओं के वर्गों को इस प्रकार लिख लेते हैं। यह गलत है, क्योंकि सभी संख्याओं के वर्ग एक समान पैटर्न नहीं बनाते हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हमने वर्गों के पैटर्न से जुड़े गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में सीखा। आशा करते हैं कि अब आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने वर्ग संख्याओं तथा उनके कुछ मजेदार पैटर्न के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्ग और इसके पैटर्न के बारे में और जानेंगे। इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, यह 3 से आगे बढ़ते हुए क्रम की संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है। चलिए इन संख्याओं को 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख कर देखते हैं। हम संख्या 3 के वर्ग को संख्याओं 5 तथा 4 के योग के रूप में, संख्या 5 के वर्ग को संख्याओं 12 तथा 13 के योग के रूप में और संख्या 7 के वर्ग को संख्याओं 24 तथा 25 के योग के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम संख्या 4 और 6 के वर्गों को भी 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं? क्या आपने इस क्रियाकलाप में कोई विशेष बात देखी? बिल्कुल सही, यहाँ हमने देखा कि हम संख्या 4 और 6 के वर्गों को इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। यानी कि किसी विषम संख्या के वर्ग को हम 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन किसी सम संख्या के वर्ग को हम 2 क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि पहली क्रमागत संख्या वर्ग संख्या से 1 घटाकर 2 से भाग देने पर प्राप्त हो रही है। दूसरी संख्या वर्ग संख्या में 1 जोड़कर फिर उस योगफल को 2 से भाग देकर प्राप्त हो रही है। चलिए वर्ग संख्याओं और इनके पैटर्न के बारे में कुछ और जानते हैं। आप इन संख्याओं के गुणनफल को देखिए। क्या आप इन संख्याओं के गुणनफल इन दोनों संख्याओं को गुणा किए बिना ज्ञात कर सकते हैं? हम 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए हम 12 गुना 14 और 13 गुना 15 को इस प्रकार से लिखकर हल कर सकते हैं। अतः हम 2 क्रमागत सम और विषम संख्याओं का गुणनफल उनके बीच के संख्या के वर्ग से 1 घटाकर ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए अब संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने की विधि देखते हैं। संख्याएं जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, गुणनफल विधि द्वारा उनका वर्ग ज्ञात करना उतना ही कठिन होता जाता है और साथ ही साथ समय भी ज्यादा लगता है। जैसे संख्या 51 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 51 से 51 को गुणा करना होगा। चलिए हम वर्ग करने की एक नई विधि देखते हैं। हम संख्या 51 के वर्ग को 50 जोड़ 1 के वर्ग के रूप में लिखकर इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से हम 2 अंकों वाली सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वे सभी संख्याएं जिनके अंत में संख्या 5 आती है, उनका वर्ग हम एक और सरल विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे संख्याओं 65 और 85 के वर्ग को ही देख लीजिए। यहाँ हमने दहाई के अंक में 1 जोड़कर प्राप्त योगफल को दहाई अंक से गुणा कर दिया है। फिर प्राप्त संख्या को 100 से गुणा करके उसमें 25 जोड़ दिया है। देखा है ना मजेदार। आइए अब हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाइथागोरस गुण पढ़ा था, जिसके अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पदों पर बने दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे 3 संख्याओं के समूह जो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं को निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम पाइथागोरस त्रिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि पाइथागोरस त्रिक की 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे संख्याएं 3, 4 तथा 5 पाइथागोरस त्रिक हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 2n, n घात 2 घटा 1 तथा n घात 2 जोड़ 1 पाइथागोरस त्रिक होते हैं। जैसे संख्या 3 के लिए संख्याएं 6, 8 तथा 10 पाइथागोरस त्रिक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि और पाइथागोरस त्रिक के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि और पाइथागोरस त्रिक के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। चलिए संख्याओं 14 और 16 का गुणनफल ज्ञात करते हैं। आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 14 और 16 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसलिए हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल के गुणधर्म का उपयोग किया है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर आपको संख्या 115 का वर्ग करना हो तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। बिल्कुल सही, हम संख्या 115 का वर्ग इस प्रकार से करेंगे। अतः संख्या 115 का वर्ग 13,225 होगा। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। अब क्या आप एक पाइथागोरस त्रिक लिख सकते हो जिसकी एक संख्या 10 है? आप यहाँ वीडियो को रोककर उत्तर सोच सकते हैं। चलिए मिलकर ढूंढते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 2n, n की घात 2 घटाव 1 तथा n की घात 2 जोड़ 1 पाइथागोरस त्रिक होते हैं। हम 10 को 2n मान लेंगे तो n का मान 5 होगा। आगे हल करने पर हमें दूसरी संख्याएं 24 तथा 26 प्राप्त होंगी। अतः पाइथागोरस त्रिक संख्याएं 10, 24 तथा 26 होंगी। यह प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं के पैटर्न, संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि और पाइथागोरस त्रिक से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।
तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने वर्ग और इसके पैटर्न के कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। संख्याओं 75 और 76 का वर्ग बिना इन्हें 2 बार गुणा किए ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। संख्या 75 का वर्ग हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कई बच्चे संख्या 76 का वर्ग भी इसी प्रकार से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ जिस विधि का प्रयोग कर संख्या 75 का वर्ग ज्ञात किया गया है, वो सिर्फ उन संख्याओं के लिए ही मान्य है जिनके अंत में 5 आते हैं। संख्या 76 का वर्ग निकालने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यहाँ आपके लिए दिया गया है। आइए अब अगली अवधारणा देखते हैं। अब इस वाक्य पर विचार कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग एक विषम वर्ग संख्या होती है। सही या गलत? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। कई बच्चे इस वाक्य को सही समझ लेते हैं। वह यह सोचते हैं कि अगर सभी विषम वर्ग संख्याओं को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसका विपरीत भी सही होगा, यानी कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग भी एक विषम वर्ग संख्या होगी। यह एक गलत धारणा है। 2 क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा एक विषम वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे संख्या 3 और 4 का योग 7 होता है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह कथन गलत है। तो इस वीडियो में हमने वर्ग और इसके पैटर्न से जुड़ी कुछ गलत अवधारणाओं तथा सामान्य गलतियों के बारे में सीखा। आशा करते हैं कि आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। धन्यवाद। वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से संबंधित एक क्रियाकलाप करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक प्राकृत संख्या n है। हम कैसे पता लगाएंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और उस संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होगा? चलिए यह पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। आप सभी पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर ले लीजिए। चलिए संख्या 25 की जांच करते हैं। क्या आप ग्राफ पेपर पर एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई हो? प्रयास कीजिए। जी हाँ, हम यहाँ एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई के बराबर हो। ध्यान दीजिए, ग्राफ पेपर पर सबसे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। इस वर्ग का क्षेत्रफल इन सभी 1 इकाई के वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। यहाँ ऐसे कुल 25 वर्ग हैं, इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई के बराबर होगा। हम यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस वर्ग की सभी भुजाएं 5 इकाई के बराबर होंगी। यह हम इस वर्ग की भुजा की लंबाई से जांच सकते हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल 5 का वर्ग बराबर 25 वर्ग इकाई होगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल 5 है। इस वर्ग की भुजाएं 5 इकाई के बराबर है, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि संख्या 36 भी एक पूर्ण वर्ग है, यानी हम ग्राफ पेपर पर 36 वर्ग इकाई का एक वर्ग बना सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि यह वर्ग 36 छोटे वर्गों से मिलकर बना है। हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 है, इसीलिए
इस वर्ग की भुजाएं 6 इकाई के बराबर हैं। चलिए अब एक नई संख्या जैसे 34 पर चर्चा करते हैं। क्या संख्या 34 एक पूर्ण वर्ग है? क्या आप एक ऐसा वर्ग बना सकते हैं जिसका क्षेत्रफल 34 वर्ग इकाई हो? क्या आप 34 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए ग्राफ पेपर पर 34 वर्ग इकाई का एक वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई वर्ग बन ही नहीं पा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 34 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पर संख्या 34, 25 और 36 के बीच में आती है, इसलिए 34 का वर्गमूल भी इन संख्याओं के वर्गमूल के बीच में ही आएगा। यानी 34 का वर्गमूल 5 और 6 के बीच में आएगा। वह 5 से अधिक लेकिन 6 से कम होगा। और इस तरह से हमने संख्या 34, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, के वर्गमूल का अनुमान लगा लिया। इसी तरह आप 54 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप पाएंगे कि 54 का वर्गमूल 7 और 8 के बीच में है। आप और भी संख्याएं लेकर उनके वर्गमूल का अनुमान इस क्रियाकलाप के द्वारा लगा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वर्गमूल का अनुमान लगाना, उदाहरण भाग 1, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इससे संबंधित एक उदाहरण देखेंगे। इस वर्गाकार खेत को देखिए। इस खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर दिया गया है। मान लीजिए कि इस वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई S है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार यह बराबर होगा S की घात 2 के, जो कि बराबर होगा 300 वर्ग मीटर के। एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप सभी किनारों का योग होगा, जो बराबर होगा 4S के। इसका मतलब हमें इसके परिमाप को ज्ञात करने के लिए इसके किनारे की लंबाई ज्ञात करनी होगी। इस समीकरण पर ध्यान दीजिए। हमें S का वह मान ज्ञात करना है जिसका वर्ग 300 होगा। यानी अब S का मान ज्ञात करने के लिए हमें संख्या 300 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आइए 300 के वर्गमूल का अनुमान लगाएं। संख्या 300 से छोटी और 300 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सोचिए। आप उन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए जिनके बीच में संख्या 300 आती है। हम देख सकते हैं कि संख्या 300, 289 और 324 के बीच में आती है। इसलिए संख्या 300 का वर्गमूल भी इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल के बीच में ही आएगा। 289 का वर्गमूल 17 है और 324 का वर्गमूल 18 है। इसका मतलब है कि 300 का वर्गमूल 17 और 18 के बीच में ही आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि संख्या 300 संख्या 324 की तुलना में संख्या 289 के नजदीक है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यानी 300 के वर्गमूल की निकटतम संख्या 17 है। आइए 17 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 17.1, 17.2, 17.3 और 17.4 के वर्गों की जांच करते हैं। 17.3 के वर्ग को देखकर हम यह कह सकते हैं कि 17.3 का वर्ग लगभग 300 के बराबर आया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 300 का वर्गमूल लगभग 17.3 के बराबर होगा। अतः वर्गाकार खेत के एक किनारे की लंबाई
लगभग 17.3 मीटर होगी, जिससे हमें खेत का परिमाप 69.2 मीटर प्राप्त होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है। एक वर्गाकार खेत के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। आप इस प्रश्न को अपनी अध्यापिका और अपने दोस्तों के साथ हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित एक उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम कुछ दिलचस्प प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद। वर्गमूल का अनुमान लगाना, उदाहरण भाग 2। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित एक उदाहरण देखा। इस वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरणों को देखेंगे। इस कथन को देखिए। किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या से छोटा होता है। इस कथन के लिए इन दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कथन हमेशा सत्य होगा, यानी कि हर संख्या का वर्गमूल उससे छोटा होता है, तो आप गलत हैं। ऐसा सिर्फ एक से बड़ी संख्याओं के साथ है। जैसे इन संख्याओं के वर्गमूल इनसे छोटे हैं, लेकिन एक से छोटी धनात्मक संख्याओं यानी कि 0 और 1 के बीच की संख्याओं के लिए यह सत्य नहीं है। जैसे इन दशमलव संख्याओं को देखिए, इनके वर्गमूल इनसे बड़े हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दिया कथन तभी सत्य होगा जब संख्या 1 से बड़ी हो। इसलिए दिए कथन के लिए विकल्प बी सही उत्तर है। क्योंकि विकल्प बी सही है, इसलिए विकल्प सी गलत होगा। यानी दिए सवाल का सही जवाब है विकल्प बी। चलिए अब संख्या 30 के वर्गमूल का अनुमान लगाइए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर प्रयास कर सकते हैं। हम जानते हैं कि संख्या 30 पूर्ण वर्ग संख्याओं 25 और 36 के बीच में आती है। इसलिए 30 का वर्गमूल इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल यानी कि संख्या 5 और 6 के बीच में आएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि संख्या 30 संख्या 36 की तुलना में संख्या 25 के अधिक पास है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यानी 30 का वर्गमूल पूर्ण संख्या 5 के निकटतम है। आइए 5 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 के वर्ग निकालते हैं और देखते हैं कि 30 का वर्गमूल लगभग किस संख्या के बराबर प्राप्त होगा। 5.4 के वर्ग और 5.5 के वर्ग की तुलना करने पर हम देख सकते हैं कि 5.5 का वर्ग 30 के सबसे करीब है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 30 का वर्गमूल लगभग 5.5 के बराबर होगा। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ उदाहरणों को देखा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या आप इन सब का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? अगर 4 का वर्ग 16 होता है
तो हम कह सकते हैं कि 16 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 4 है। इसी तरह 5 का वर्ग 25 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 है। तो बताइए, अगर 7 का वर्ग 49 है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? बिल्कुल सही, 49 का वर्गमूल होगा 7। क्या इसी तरह आप संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं? हमें सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमेशा याद रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन हम अलग अलग विधियों से इसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम 729 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं। इस विधि के नाम से ही हमें संकेत मिलता है कि हमें संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। इस विधि में हम संख्या को अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर से तब तक भाग देते हैं जब तक हमें कोई अभाज्य संख्या या 1 प्राप्त न हो। इसके लिए हम स्क्रीन पर दिखाई आकृति बनाएंगे। ऊपरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में हम वह संख्या लिखेंगे जिसका हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है। चलिए शुरू करते हैं। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 729 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 729 को 3 से विभाजित करने पर परिणाम 243 प्राप्त होता है। इसे आप 729 के नीचे लिखिए। अब वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 243 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 243 को 3 से विभाजित करने पर 81 प्राप्त होता है। इसे आप 243 के नीचे लिखिए। अब वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए जो 81 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। वह है 3। 3 को तीसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में लिखिए। 81 को 3 से विभाजित करने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है। इसे आप 81 के नीचे लिखिए। 27 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 3 27 का अभाज्य गुणनखंड है। इसे आप उसके निर्धारित स्थान पर लिखिए। 27 को 3 से विभाजित करने पर हमें 9 प्राप्त होता है। 9 को 27 के नीचे लिखिए। हम जानते हैं कि 3 का वर्ग बराबर 9 होता है, इसलिए हम 5वीं पंक्ति के पहले स्तंभ में 3 और 9 के नीचे भी 3 लिखेंगे। अब हमें दूसरे स्तंभ की आखिरी पंक्ति में संख्या 3 मिलती है, जो एक अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, संख्या 1 और 3, जिन्हें हम इस प्रकार अंकित करते हैं। पहले स्तंभ में संख्या 729 के सभी अभाज्य गुणनखंड लिखित हैं और दूसरे स्तंभ की आखिरी पंक्ति में संख्या 1। यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया समाप्त हो गई है। हम संख्या 729 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि इस गुणनखंडन में कितनी अभाज्य संख्याएं युग्मों में हैं। यहाँ संख्या 3 के 3 युग्म हैं। घातांकों के नियमों से हम गुणनखंडों के इस गुणन को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमें 729 27 के वर्ग के बराबर मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 729 का वर्गमूल 27 है। इस प्रकार यहाँ हमने संख्या 729 का वर्गमूल प्राप्त किया। दोस्तों, अब बताइए कि क्या 432 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अगर है तो अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और अगर नहीं है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे भाग करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। आप वीडियो को यहाँ रोककर इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह अपने वर्गमूल के वर्ग के बराबर होती है। अब संख्या 432 को
उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाएं। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड युग्म में नहीं है, यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ 3 का युग्म नहीं है। अतः अगर हम संख्या 432 को 3 से भाग कर दें तो हमें संख्या 144 प्राप्त होगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है और जिसका वर्गमूल 12 होता है। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और उससे संबंधित उदाहरण देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में इनसे संबंधित कुछ और उदाहरणों के साथ। धन्यवाद। वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंडन विधि के उदाहरण। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ उदाहरण देखेंगे। संख्या 3969 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि में सबसे पहले हम संख्या 3969 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब हम संख्या 3969 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार युग्मों में बांटेंगे। फिर सभी युग्मों में से एक एक गुणनखंड बाहर निकाल लेंगे और उनको गुना कर देंगे। यह गुणनफल ही उस संख्या का वर्गमूल है, यानी कि संख्या 63 ही संख्या 3969 का वर्गमूल है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए जो 2, 16 और 19 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अगर हमें सिर्फ एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती, तब हमें सिर्फ इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय LCM ज्ञात करना पड़ता। इस प्रकार हमें संख्या 304 प्राप्त होती। संख्या 304 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में सभी अभाज्य गुणनखंड युग्म में आते हैं। संख्या 304 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल संख्या 19 ही युग्म में नहीं है। यदि हम दोनों पक्षों को 19 से गुना करें तो हमें बाईं ओर संख्या 5776 प्राप्त होगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम दाईं ओर इसके अभाज्य गुणनखंड भी देख सकते हैं, जहां हमें इसके सभी अभाज्य गुणनखंड युग्मों में मिलते हैं। इसलिए संख्या 5776 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2, 16 और 19 से विभाजित होती है। संख्या 5776 का वर्गमूल 76 है, यह हम देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ उदाहरण देखे। आशा करते हैं कि आपको यह विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद। संख्या का वर्गमूल भागफल विधि, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डिवीजन मेथड। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भागफल विधि यानी डिवीजन मेथड से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या x का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग x होता है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के एक साथ 2 वर्गमूल होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। जैसे 4 का वर्गमूल 2 और ऋण 2, 9 का वर्गमूल 3 और ऋण 3 होता है। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए।
हम इन संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि या घटाने की संक्रिया विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम ऐसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भी इन दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे तो यह कठिन होगा और इसमें ज्यादा समय भी लगेगा, लेकिन इसे हम भागफल विधि द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे संख्या 3481 को लेते हैं और इसका वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इस विधि का उपयोग हम विभिन्न चरणों में करेंगे। सबसे पहले इस तरह रेखाएं खींचेंगे। यहाँ भाज्य आएगा, यहाँ भाजक और यहाँ भागफल। इसके बाद हम दी गई संख्या के इकाई स्थान यूनिट्स प्लेस से शुरू करते हुए बाईं ओर अंकों के प्रत्येक युग्म पर एक एक बार लगाएंगे। हमारे पास यहाँ 4 अंक हैं, इसलिए यहाँ 2 युग्म बनाएंगे और 2 बार ही लगेंगे। जब कुल अंकों की संख्या सम होती है तो हम संख्याओं पर बार ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन यदि यहाँ अंकों की संख्या विषम होती, जैसे इस संख्या में कुल अंकों की संख्या 5 है, तो बाईं ओर एक ही अंक पर बार लगेगा, इस तरह। अब हमें एक ऐसी प्राकृत संख्या ज्ञात करनी है जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या यानी 34 के बराबर या उससे छोटा हो। हम यह भी कह सकते हैं कि हमें वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 34 से छोटी या उसके बराबर हो। हम जानते हैं कि संख्या 25 और 36 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और संख्या 34 25 और 36 के बीच में आती है, क्योंकि संख्या 25 वह सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है जो संख्या 34 से छोटी है। इसलिए हम संख्या 25 को संख्या 34 के नीचे लिखेंगे। यहाँ संख्या 34 पहला भाज्य डिविडेंड है। 25 संख्या 5 का वर्ग है, इसलिए हम 5 को भाजक डिवाइजर मानेंगे। यहाँ भागफल कोशेंट का पहला अंक भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को घटा देंगे। यहाँ शेषफल 9 प्राप्त होगा। अब अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखिए। इससे हमें एक नई भाज्य संख्या मिलेगी 981। अब नए भाजक के इकाई के स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को 2 से गुणा कीजिए। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार लिखिए। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नए भाजक को भागफल के इस नए अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर प्राप्त हो। अब विभिन्न संख्याओं को रखकर इस संख्या को ढूंढिए। हमें मिला 109 गुना 9 बराबर 981, जो नए भाज्य संख्या के बराबर है। अब प्राप्त संख्या 9 को भाजक के रिक्त स्थान पर लिखिए, क्योंकि 109 गुना 9 बराबर 981 होता है, इसलिए भागफल का नया अंक 9 होगा। अब इसे नई भाज्य संख्या के नीचे लिखिए और दोनों संख्याओं का घटाव कर दीजिए। यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है और दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है, इसलिए यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ जो संख्या भागफल के स्थान पर है वह इस संख्या का वर्गमूल है। इस प्रकार हमें संख्या 3481 का वर्गमूल मिला 59, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। वर्गमूल निकालने की इस विधि को भागफल विधि डिवीजन मेथड कहते हैं। इसे दीर्घ विभाजन विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है। इस विधि से हमें किसी संख्या का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात होता है। इस संख्या का धनात्मक वर्गमूल 59 है। क्या आप इस संख्या का एक और वर्गमूल बता सकते हैं? यह होगा ऋण 59, क्योंकि ऋण 59 का वर्ग भी 3481 होता है। हमने देखा कि दी गई पूर्ण वर्ग संख्या में 4 अंक हैं और इसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं।
अगर हमारे पास n अंकों का एक पूर्ण वर्ग है और n एक सम संख्या है तो इसके वर्गमूल में n/2 अंक होंगे, और अगर n विषम संख्या है तो इसके वर्गमूल में n/1/2 अंक होंगे। जैसे इन संख्याओं को देखिए। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों पर लगे बार की कुल संख्या के बराबर है। इस वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा और पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। संख्या का वर्गमूल भागफल विधि के उदाहरण। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन मेथड। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भागफल विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या का अनुमान लगाना सीखा था। इस वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। आइए पहले उदाहरण को देखते हैं। एक हॉल में 961 कुर्सियां हैं। उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सियां हों जितनी की पंक्तियों की कुल संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार कितनी पंक्तियां बनेंगी? यहाँ हमें 961 कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही कुर्सियां हों जितनी की पंक्तियों की कुल संख्या है। लेकिन यह तभी संभव होगा अगर कुर्सियों की कुल संख्या, जो हमें यहाँ 961 दी गई है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके वर्गमूल से हमें पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए भागफल विधि से संख्या 961 का वर्गमूल ज्ञात करें। सबसे पहले हम संख्या 961 के आसपास इस प्रकार से रेखाएं बनाएंगे और इस पर बार लगाएंगे। इस संख्या में अंकों की संख्या विषम है, इसलिए सबसे बाईं ओर के बार के नीचे सिर्फ एक ही अंक होगा। अब एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग सबसे बाईं वाली बार के नीचे की संख्या यानी 9 के बराबर या उससे छोटा हो। यहाँ वो संख्या 3 है। 3 इस संख्या का भाजक है और भागफल का पहला अंक भी। 9 को भाज्य की पहली संख्या 9 के नीचे लिखिए और दोनों का घटाव कर दीजिए। यहाँ हमें 0 प्राप्त हो रहा है। प्राप्त शेषफल के आगे अगले बार के नीचे की संख्या को लिखेंगे। अब नए भाजक के इकाई स्थान के लिए एक रिक्त स्थान छोड़िए और पुराने भाजक के इकाई स्थान के अंक को 2 से गुणा कीजिए। इसके बाद प्राप्त गुणनफल को रिक्त स्थान के आगे इस प्रकार लिखिए। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे जो भागफल का नया अंक होगा और नए भाजक को भागफल के इस नए अंक से गुणा करने पर गुणनफल भाज्य से कम या बराबर प्राप्त हो। रिक्त स्थान पर 1 आएगा क्योंकि 61 गुणा 1 बराबर 61 होता है, जो कि नए भाज्य के बराबर है। इस प्रकार शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब दी गई संख्या में कोई अंक शेष नहीं बचा है। इस प्रकार हमें 961 का वर्गमूल 31 प्राप्त हो रहा है। अतः हॉल में कुर्सियों की कुल 31 पंक्तियां होंगी और हर पंक्ति में 31 कुर्सियां होंगी। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अगर 1000 में जोड़ा जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। संख्या 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है और हम जानते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम होती है। इस प्रश्न को हल करने के लिए चलिए सबसे पहले हम संख्या के 1000 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करते हैं।
यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें शेषफल 39 प्राप्त हो रहा है। यहाँ शेषफल अशून्य है, अतः 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी यहाँ भागफल 31 है। इससे पता चलता है कि 31 का वर्ग 1000 से छोटा है। क्योंकि संख्या 32 संख्या 31 से बड़ी है, इसलिए संख्या 32 का वर्ग भी 31 से बड़ा होगा। 32 का वर्ग 1024 होता है। इसका मतलब अगली पूर्ण संख्या 32 का वर्ग 1000 से बड़ा होगा। अतः 1000 में संख्या 24 जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या 1024 प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हमने वर्गमूल ज्ञात करने की भागफल विधि से जुड़े उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इनसे जुड़ी सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। संख्या का वर्गमूल भागफल विधि से संबंधित साधारण गलतियाँ। स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, कॉमन मिस्टेक्स रिलेटेड टू डिवीजन मेथड। दोस्तों, गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने से जुड़े उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। एक शिक्षक ने अपने छात्रों को संख्या 15,625 का वर्गमूल भागफल विधि से ज्ञात करने के लिए कहा। 3 छात्र रवि, अमित और विशाल ने प्रथम चरण पूरा किया, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों पर बार लगाया। नीचे तीनों छात्रों की प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। कई बच्चे अमित के उत्तर को सही मान लेते हैं। वो बाईं से दाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं, लेकिन यह गलत है। सही समझ यह है कि पूर्ण संख्या में हमें युग्म बनाने के लिए हमेशा इकाई के स्थान से, यानी कि दाईं ओर से शुरू करना होता है और उसके बाद बाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाना होता है। दूसरे विकल्प में रवि ने शुरुआत तो सही की। उसने इकाई के स्थान से, यानी कि दाईं ओर से शुरुआत की और उसके बाद बाईं ओर बढ़ते हुए बार लगाया, लेकिन उसने यहाँ संख्याओं का त्रिक यानी ट्रिपलेट बना दिया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ हमें संख्याओं का सिर्फ युग्म बनाना होता है। सही समझ यह है कि हमें किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों का अनुमान लगाते समय इकाई स्थान से, यानी कि दाईं ओर से युग्म बनाकर बार लगाना होता है। क्योंकि यहाँ अंकों की संख्या विषम है, इसलिए सबसे बाईं ओर के बार के नीचे केवल एक ही संख्या है। इसलिए विशाल का उत्तर विकल्प सी सही है। अब सभी छात्र प्रथम चरण को सही तरीके से करने के बाद दी गई संख्या का भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में लग जाते हैं। इस संख्या में 5 अंक हैं और इस पर 3 बार लगे हैं, इसलिए इसके वर्गमूल में 3 अंक होंगे। पहले बार के नीचे की संख्या 1 है, तो पहली संख्या हम 1 लेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है और यह बार के नीचे वाली संख्या के बराबर है। अब हम संख्या 56 को नीचे लिखेंगे। इसके बाद रवि और अमित ने बताया कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन विशाल को इसका वर्गमूल 125 प्राप्त हुआ। रवि ने इसे इस प्रकार से हल किया। यहाँ अंत में उसे 25 शेषफल के रूप में प्राप्त हो रहा है। यह प्रक्रिया गलत है, क्योंकि यहाँ जब दूसरी बार भाग किया गया तब संख्या 1, जो कि पुराना भाजक था, को 2 से गुना करके नया भाजक नहीं बनाया गया। अब हम अमित के उत्तर को देखते हैं। अमित ने नया भाजक बनाने के लिए पुराने भाजक की पूरी संख्या को 2 से गुना कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि हमें सिर्फ पुराने भाजक के इकाई के अंक को ही 2 से गुना करना होता है, न कि पूरी संख्या को। विशाल का हल सही है। विशाल ने संख्या 15,625 का वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात किया।
यह सही विधि है। तो आज की वीडियो में हमने भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और वर्गमूल में अंकों के अनुमान लगाने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जाना। धन्यवाद। दशमलव का वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं विशाल क्या कर रहा है। विशाल की गेंद छत पर चली गई है, जिसे वापस लाने के लिए उसने दीवार से एक सीढ़ी इस प्रकार लगा दी है। छत की ऊंचाई 5.5 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई 7.3 मीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि विशाल ने सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पर लगाया है? यदि हम आकृति को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए इसे त्रिभुज ABC नाम देते हैं। यहाँ AB छत की ऊंचाई है, कोण B एक समकोण है और AC सीढ़ी की लंबाई है। हमें यहाँ BC की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि इस त्रिभुज का आधार है। मान लीजिए इसका मान x है। हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज ABC के लिए हम लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी का मान रखने पर हमें मिलेगा x घात 2 बराबर 23.04। लेकिन हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें संख्या 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। हम यह भागफल विधि से करेंगे। यह भाज्य है, यहाँ हम भाजक को लिखेंगे और यहाँ भागफल को लिखा जाएगा। इस विधि द्वारा प्राप्त भागफल ही इस संख्या का वर्गमूल होगा। सबसे पहले हम संख्या 23.04 पर बार लगाएंगे। यहाँ पर दो भाग हैं। एक भाग में पूर्ण संख्या है और दूसरे में दशमलव संख्या है। इन दोनों भागों में हम बार अलग अलग तरीके से लगाते हैं। पूर्ण संख्या में हम इकाई स्थान से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाते हैं। यहाँ 23 पर एक ही बार लगेगा। दशमलव संख्या में बार लगाने के लिए हम दशमलव से शुरू करते हैं और दाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम है, तो हम अंत में अकेले बचे अंक के आगे शून्य लिखकर उसका युग्म बना देते हैं। ध्यान दीजिए कि दशमलव संख्या के अंतिम शून्येतर अंक के बाद शून्य जोड़ने पर संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ बार लगाने के बाद अगले चरण में वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करेंगे, जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा हो, यानी ऐसी संख्या जिसका वर्ग 23 के बराबर या उससे छोटा हो। 4 का वर्ग 16 होता है, जो 23 से छोटा होता है, और 5 का वर्ग 25 होता है, जो 23 से बड़ा होता है। इसलिए हम संख्या 4 को चुनेंगे। प्राप्त संख्या 4 हमारा भाजक डिवाइजर है और साथ ही इस संख्या के वर्गमूल का पहला अंक भी, जिसे हम भागफल में लिखेंगे। सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या 23 को भाज्य मानते हुए और 16 को उसके नीचे लिखते हुए शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। यहाँ प्राप्त शेषफल 7 है। हमारी मूल संख्या में सारी पूर्ण संख्याएं समाप्त हो गई हैं और दशमलव संख्याएं बची हुई हैं। अतः हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। फिर अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखेंगे। वो संख्या यहाँ पर 04 है और इस तरह हमारी अगली भाज्य संख्या 704 है। अब नए भाजक के लिए पहले भाजक में इकाई वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या के दाईं ओर
एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए यहाँ लिखेंगे। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए वह सबसे बड़े संभावित अंक का अनुमान लगाएंगे जो कि भागफल में दशमलव के बाद का पहला अंक होगा, और जब नए भाजक का उसी नए अंक से गुणन हो तो प्राप्त गुणनफल भाज्य से छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा नया अंक 8 होगा। 8 को भागफल में दशमलव के बाद लिखा जाएगा। इसके बाद 704 को नए भाज्य संख्या के नीचे लिखेंगे और उन्हें घटा देंगे। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और मूल संख्या में कोई भी अंक शेष नहीं बचा, इसलिए संख्या 23.04 का वर्गमूल 4.8 होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहना होगा जब तक मूल संख्या के सभी अंकों का भाग नहीं कर दिया जाता है। अगर अंत में शेषफल 0 आ जाता है तो भागफल इस दी गई संख्या के वर्गमूल के बराबर होगा। लेकिन अगर किसी संख्या के लिए शेषफल 0 नहीं आता है तो इस संख्या के अंत में शून्यों के एक और युग्म जोड़कर इस प्रक्रिया को करते रहना होगा या फिर इस संख्या के वर्गमूल का अनुमान लगाना होगा। इससे हमें x का मान 4.8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि विशाल ने छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को दीवार से 4.8 मीटर की दूरी पर लगाया है। तो इस वीडियो में हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद। दशमलव के वर्गमूल उदाहरण, स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। इस वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। एक दशमलव संख्या का वर्ग 210.25 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। मान लीजिए संख्या y का वर्ग बराबर 210.25 है, यानी हमें y का मान ज्ञात करने के लिए संख्या 210.25 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। इसे हम भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दी गई संख्या के आसपास इस प्रकार रेखाएं खींचते हैं। फिर संख्या के ऊपर बार लगाएंगे। यहाँ पर 2 भाग हैं। एक भाग में पूर्ण संख्या है और दूसरे में दशमलव संख्या है। पूर्ण संख्या में हम इकाई स्थान से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाते हैं। यहाँ 3 अंक हैं, इसलिए इस पर 2 बार लगेंगे। दशमलव संख्या में बार लगाने के लिए हम दशमलव से शुरू करते हैं और दाईं तरफ अंकों का युग्म बनाकर बार लगाते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 1 ही बार लगेगा। अब वर्गमूल के पहले अंक के लिए हम वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या यानी 2 के बराबर या छोटा हो। क्योंकि 1 का वर्ग 1 है जो 2 से छोटा है, इसलिए वह संख्या 1 होगी। यह भागफल का पहला अंक होगा। 1 को भाजक और सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या को भाज्य मानते हुए इससे संख्या 1 के वर्ग को घटाएंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ प्राप्त शेषफल भी 1 है। अब अगले बार के नीचे की संख्या को शेषफल के साथ लिखेंगे। इससे नया भाज्य होगा 110। अब नए भाजक के लिए हम 1 को 2 से गुना करेंगे। प्राप्त संख्या के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए नए भाजक के रूप में लिखेंगे। अब हम रिक्त स्थान के लिए वह सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे। मान लीजिए a, ताकि 2a को जब a से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल नए भाज्य से छोटा या उसके बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर हमारा नया अंक 4 होगा। यह भागफल का दूसरा अंक भी होगा। अब हम शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ शेषफल
14 प्राप्त हो रहा है। अब मूल संख्या की सारी पूर्ण संख्याएं समाप्त हो गई हैं और दशमलव संख्याएं बची हुई हैं। अतः हम भागफल में दशमलव लगा देंगे। इसके बाद अगले युग्म की संख्या को प्राप्त शेषफल के बाद लिखेंगे। यह हमारी नई भाज्य संख्या है। इसके बाद पुराने भाजक के इकाई की संख्या को 2 से गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या 28 को नए भाजक के दाईं ओर एक रिक्त स्थान छोड़ते हुए लिखेंगे। हमें रिक्त स्थान को भरने के लिए वह सबसे बड़े अंक का अनुमान लगाना है, जिसे जब नए भाजक से गुणा किया जाए तो गुणनफल नए भाज्य 1425 के बराबर या उससे छोटा आए। यह अंक भागफल में दशमलव के बाद का नया अंक होगा। यहाँ वह अंक 5 होगा। इस तरह हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा और हमें संख्या का वर्गमूल 14.5 प्राप्त होगा। अतः y बराबर 14.5 है, यानी कि वह संख्या 14.5 है। अब इस त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20.48 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की लंबाई और ऊंचाई बराबर x दी गई है। x का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। इस त्रिभुज का आधार x है और इसकी ऊंचाई भी यहाँ हमें x दी गई है। इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा x की घात 2। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 20.48 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इस समीकरण को आगे हल करने पर हमें मिलेगा x का वर्ग बराबर 40.96। हमें यहाँ x का मान ज्ञात करने के लिए 40.96 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आप यहाँ वीडियो को रोककर इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हमें संख्या 40.96 का वर्गमूल यानी x का मान 6.4 प्राप्त होगा। अतः त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार की लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है। इस वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित एक मिथ्या धारणा देखेंगे। धन्यवाद। दशमलव के वर्गमूल से संबंधित मिथ्या धारणा, मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित एक मिथ्या धारणा देखेंगे। 4 दोस्त संख्या 0.0144 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। उनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से किसका उत्तर सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है। अमित ने 0.0144 का वर्गमूल ज्ञात करते समय 144 का वर्गमूल 12 लिखा और इसके आगे इस प्रकार से 0.0 जोड़ दिया। यह एक गलत समझ है। विशाल ने इस संख्या का वर्गमूल भागफल विधि से इस प्रकार निकाला। यहाँ इस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के बराबर आ रहा है। इसका मतलब विशाल का उत्तर गलत है। राहुल और विकास दोनों का जवाब एक है, लेकिन इनकी समझ अलग है। अब राहुल के उत्तर को देखते हैं। उसने सोचा कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने 0 को हटा दिया है। इससे उसे संख्या 0.144 प्राप्त हुई। संख्या 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसलिए राहुल ने इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय 144 का वर्गमूल
12 लिखा और फिर 12 के पहले एक दशमलव लगा दिया, जिससे उसे उत्तर के रूप में 0.12 प्राप्त हुआ। यह उत्तर तो सही है, लेकिन हल करने की विधि गलत है। अब देखते हैं कि विकास ने किस प्रकार से यह प्रश्न हल किया है। इस संख्या में केवल दशमलव भाग ही है, तो सबसे पहले उसने दशमलव के दाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाया। फिर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या के बराबर या छोटा हो। यहाँ वह संख्या 1 है। इसके बाद प्राप्त संख्या को भाजक मानते हुए और सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या को भाज्य मानते हुए शेषफल ज्ञात किया। यहाँ प्राप्त शेषफल 0 है, क्योंकि पहली भाज्य संख्या 1 दशमलव भाग में थी। इसलिए हम भागफल में पहले दशमलव लगाएंगे और फिर उसके बाद पहला अंक 1 होगा। इस प्रकार हल करते हुए इस संख्या का वर्गमूल 0.12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार विकास का उत्तर सही है। इस संख्या का वर्गमूल हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमने दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करके उसका वर्गमूल ज्ञात किया। अब आप इन संख्याओं के वर्गमूलों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सहायक संकेत भी दिए गए हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से संबंधित एक मिथ्या धारणा देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्गमूल का अनुमान लगाना, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। दो दोस्त अमित और विशाल आपस में बातें कर रहे हैं। विशाल ने अमित से पूछा कि उसका घर स्टेशन से कितने किलोमीटर दूर है, तो इसका जवाब अमित ने उसे एक पहेली के रूप में दिया। मेरे घर से स्टेशन की दूरी किलोमीटर में लगभग तुम्हारी उम्र के वर्गमूल के बराबर है। मेरी उम्र तो 23 वर्ष है, तो इसका मतलब तुम्हारे घर से स्टेशन की दूरी 23 के वर्गमूल के बराबर होगी। लेकिन 23 का वर्गमूल क्या होगा? क्या आप संख्या 23 का वर्गमूल ज्ञात करने में विशाल की मदद कर सकते हैं? इसके लिए आपको संख्या 23 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर उत्तर सोच सकते हैं। किसी प्राकृत संख्या n का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग n के बराबर होता है। हम जानते हैं कि 23 एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 23 खुद। यानी ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसका वर्ग 23 के बराबर हो। इसका मतलब यह है कि 23 का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं होगी, बल्कि एक दशमलव संख्या होगी, जिसका अनुमान हम लगा सकते हैं। चलिए अब हम संख्या 23 के वर्गमूल का अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले 23 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याओं परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में सोचिए, जैसे 1, 4, 9, 16। फिर उन पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में सोचिए जो 23 से बड़ी है, जैसे 25, 36, 49, 64। अगर हम इन क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं और उनके वर्गमूल की सूची बनाएं, तो हमें इस प्रकार की एक सारणी मिलेगी। इस सारणी में उन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखिए जिनके बीच में संख्या 23 आती है। हम देख सकते हैं कि संख्या 23, 16 और 25 के बीच में आती है। इसलिए संख्या 23 का वर्गमूल भी इन दोनों संख्याओं के वर्गमूलों के बीच में ही होगा। 16 का वर्गमूल 4 है और 25 का वर्गमूल
5 है। इसका अर्थ है कि 23 का वर्गमूल 4 और 5 के बीच में ही आएगा। आप देख सकते हैं कि संख्या 23 संख्या 16 से दूर है और संख्या 25 के बहुत पास है, जिसे हम उनके अंतर से जांच सकते हैं। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि 23 का वर्गमूल संख्या 4 की तुलना में संख्या 5 के नजदीक होगा। हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि संख्या 23 4.5 के वर्ग से बड़ी संख्या है। 4.5 का वर्ग 20.25 है, जो 23 से छोटा है, जिसकी हम जांच कर सकते हैं। आइए अब 4.5 से थोड़ा आगे बढ़ते हुए 4.6, 4.7 और 4.8 के वर्गों की जांच करते हैं। 4.8 के वर्ग को देखकर हम यह कह सकते हैं कि 4.8 का वर्ग 23 के नजदीक आया है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 23 का वर्गमूल लगभग 4.8 के बराबर होगा। इस तरह हमने 23 के वर्गमूल का अनुमान लगाया और विशाल ने अपनी पहेली सुलझा ली। इसलिए अमित के घर से स्टेशन की दूरी लगभग 4.8 किलोमीटर है। इस वीडियो में हमने संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखा। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।